होता है, ये बात आप जानते हैं। चलो ठीक है, एक स्पर्म है और एक एग है, यानी कि ओवम, दो एक दूसरे से फर्टिलाइज हो रहे हैं। कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार के संबंध में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे उपभोक्ता अधिकार में कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। फिर अगला है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। फिर उपभोग, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना जो लोगों की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करती है, उपभोग कहलाती है। फिर उपभोक्ता जागरूकता क्या है? उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। फिर आगे है एगमार्क क्या है? शहद व मसालों सहित अन्य खाद्य वस्तुओं जैसे कृषि उत्पाद हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित चिन्ह एगमार्क कहलाता है। फिर आगे कोपरा है। कोपरा क्या है? भारत सरकार द्वारा सन 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर अगला काला बाजारी। काला बाजारी क्या है? इसका आशय है मांग के संदर्भ में बनावटी कमी करके ऊंची कीमतों पर वस्तुओं को बेचना। क्या कहलाता है? काला बाजारी कहलाता है। फिर उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उपभोक्ता आंदोलन है। फिर मिलावट क्या है? खाद्य पदार्थों में शामिल वस्तुओं में घटिया वस्तुओं को डालने की क्रिया को मिलावट कहते हैं। फिर उपभोक्ताओं का शोषण क्या है? उत्पादक या विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को दिए जाने वाले धोखे की दशा को उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। फिर सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया। इसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचना पाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यही सूचना का अधिकार है। फिर मानवीकरण क्या है? उत्पादों की गुणवत्ता को देखकर उसका मानक निर्धारित करना मानकीकरण कहलाता है। फिर आईएसआई क्या है? औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ता, औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक मानक बनाया गया है या निर्धारित किया गया है। इसके लिए गुणवत्ता की जांच करके आईएसआई की मुहर लगाई जाती है, जिसका अर्थ है भारतीय मानक संस्थान। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 को इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। फिर इसके अंतर्गत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना जो है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको फाओ कहा जाता है, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा खाद्य वस्तुओं के मानकीकरण के लिए 1963 में संयुक्त रूप से बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर उपभोक्ता के अधिकार क्या है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, विधिक उपचार अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, बाजार की गतिविधियों का अध्ययन करने का अधिकार उपभोक्ता के अधिकार कहे जाते हैं। फिर आगे है सीमित प्रतिस्पर्धा क्या है? जब किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक की उत्पादक या विक्रेता का अधिकार होता है तो उसे सीमित प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं। तो इस तरह से यह उपभोक्ता के अधिकार में शब्दावली थी, जिसके संबंध में हम स्पष्ट कर चुके हैं। फिर बाजार में उपभोक्ता क्या होता है? बाजार में उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही रूपों में मानव की भागीदारी सुनिश्चित होती है। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं की भागीदारी तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करते हैं। लोगों द्वारा उपभोक्ता के रूप में उपभोग की जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। विकास को बढ़ावा देने के लिए या विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नियमों और नियंत्रणों की उसी प्रकार जरूरत या आवश्यकता पड़ती है जैसे असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा के लिए साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए औपचारिक क्षेत्रों के साहूकार कर्जदार को अपने ऋण जाल में फंसाने के लिए अनेक तरीके को अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए विवश कर सकते हैं। वे कर्जदार को ऋण चुकाने के लिए अपनी संपत्ति, भूमि बेचने के लिए विवश कर देते हैं। इसी तरह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को न्यून वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों से दो चार होना ही पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों का महत्व होता है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का
अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। क्रय की गई वस्तु या सेवा के संबंध में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता समस्त उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो क्रय किया है यदि वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। विक्रय के पश्चात विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता है। उपभोक्ता आंदोलन इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। अब उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका उल्लेख पहले न किया गया हो या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और संगठित नहीं होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। यह स्थिति विशेष रूप से तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चतुराई बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ता को अपनी ओर खींचने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों को असत्य सूचना देते रहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद उत्कृष्ट है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह असत्य दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। फिर आगे है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में सम्मिलित होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। देर काल तक जब तक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्य रूप से वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी बंद कर देता था। ऐसा माना जाता था कि वह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय यह सावधानी बरते कि संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता
सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व क्रेताओं पर भी डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट के कारण 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन कार्य करने लगी थीं। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन खाद्य रसद दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर दृष्टि रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। वर्तमान में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। फिर इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। अब उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त विधि अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को विवश करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। वर्तमान में उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। फिर आगे है उपभोक्ता अधिकार। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा और नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम क्रय करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत अधिक समर्थ नहीं है। आज उपभोक्ता अधिकार में बस केवल इतना ही, यह दीर्घोत्तरीय था।